कल से जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी पॉलिटी के लिए, उसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट हम सारे पढ़ चुके हैं कि पॉलिटी के जो बेसिक कीवर्ड्स आपके आगे काम आएंगे वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। जितने आपको यहाँ पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपकी प्री के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम यहाँ पे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्री प्लस मेंस कोर्स है, तो हम उसको डिटेल वाइज कवर करेंगे। ये पीडीएफ जब आपके साथ शेयर होगी तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको जितना मैं डिटेल वाइज आगे पढ़ाऊँगी उन्हीं का ही पॉइंट वाइज है ये, ताकि आप इसको एक बार मतलब क्रिस्प नोट जिसके कहते हैं कि क्रिस्प नोट्स आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा जब अभी आपको अपना प्री का एग्ज़ाम देना हो, और अगर आपको मेंस का करना हो तो उसके लिए डिटेल वाइज नीचे समझाया गया है, वो भी सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल ये जान लिया था कि संविधान हम किसे कह रहे हैं। संविधान का हमने ये जान लिया कि संविधान का हमें ज़रूरत क्यों है, संविधान की राज व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है, राज व्यवस्था कहते कैसे हैं, ये सब चीज़ अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब इसके आगे हम चलते हैं कि संविधान की मांग, कि संविधान की मांग हुई कैसे थी। तो संविधान की मांग की अगर बात की जाए तो शुरुआत क्या कब से हुई थी। संविधान की सबसे पहले जो मांग की थी ये अनऑफिशियल मांग है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें 1934 से एम एन रॉय द्वारा सबसे पहले मांग लिखी आती है, लेकिन हम अनऑफिशियल मांग भी लिख जान लेते हैं कि और कहीं कॉन्सेप्ट वाइज या फिर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा संविधान के लिए मांग उठनी शुरू हो चुकी थी 1895 से। ठीक है, वो किसने की थी? 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के द्वारा, मतलब 1895 में स्वराज विधेयक आया था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की मांग की थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1916 में जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो उसमें घरेलू शासन की मांग की गई थी। घरेलू शासन क्या, कि शासन को हम ही चलाएंगे, कोई बाहरी शक्ति उस शासन को नहीं चलाएगी, यानी शासन सिर्फ भारतीयों द्वारा चलाया जाएगा। ये मांग की गई थी अंग्रेजों से होम रूल आंदोलन में। ठीक है, उसको हम संविधान से ही जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जब शासन भारतीयों द्वारा चलाया जाएगा तो उसके लिए एक रूल नियम कानून तो कुछ ना कुछ बनेंगे जो कि भारतीयों द्वारा ही निर्मित होंगे। तो इसीलिए हम संविधान की मांग को 1916 के होम रूल लीग आंदोलन से जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान के निर्माण की मांग की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब भी भारत की स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल ही किया जाएगा। मतलब भारत का संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार ही किया जाएगा जब भी हमें स्वाधीनता मिलेगी। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था एक मार्ग कि हमें जब भी स्वाधीनता मिलेगी कि हम भारत का संविधान सिर्फ भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाएगा। अंग्रेज ऐसा नहीं है कि आप एक डोमिनियन स्टेट छोड़ जाओगे। डोमिनियन स्टेट मतलब कि आप आज़ाद अपना शासन चलाइए लेकिन नियम कानून कायदे सब हमारे होंगे। वैसा उन्होंने रास्ता क्लियर किया था कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें हमारा शासन हमारी इच्छा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही चाहिए। आप ये प्रस्तावना की पहली लाइन ही जानोगे जब आप प्रस्तावना में जाओगे, हम भारत के लोग, तो वहाँ ही इस बात को प्रबलता से जोर दिया जाता है कि भारत के लोग ही भारत के शासन को चलाएंगे, ना कि कोई और इसको चलाने वाला नहीं है। शासन के केंद्र में सिर्फ भारतीय ही हैं। ठीक है, इसके आगे फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो इसके अध्यक्ष थे अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के। तब उन्होंने ये अधिवेशन बम्बई में उस टाइम मतलब चल रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने संविधान की लिखित संविधान की मांग की थी। भारत जो कि ब्रिटिश भारत में उन्होंने पहला लिखित संविधान बनाया भी था। उसमें मौलिक अधिकार, अधिकारों के अल्पसंख्यकों के अधिकार और अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे थे। डोमेनियन स्टेट मतलब कि हम तुम्हारे डोमेनियन बन के काम करेंगे, डोमेनियन स्टेट। तो इसका जो विरोध था ना, जो संविधान उन्होंने पारित किया था, उस टाइम पे आप ये समझिए कांग्रेस एक संस्था नहीं थी, कांग्रेस देश का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो उसकी हर एक बात को लोग एक देश के नज़रिए के तरीके से देखना शुरू कर दिया था कि हाँ, हमारे देश में जो भी बदलाव होंगे वो इसके अनुसार होंगे। तो कांग्रेस के अधिवेशनों का बहुत महत्व था उस समय। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसके बात को समझोगे कि कांग्रेस का किस तरह से प्रभाव बढ़ता गया है भारत की राजनीति में। कि कांग्रेस ने जब अधिवेशन हुआ तो उस नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, बम्बई में अधिवेशन होता है अगस्त 1928 में, जिसमें नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि अध्यक्ष ही उस रिपोर्ट को पारित करेगा तो नाम यहाँ पे मोतीलाल नेहरू का ही आएगा। उन्होंने इसको पारित किया जब उसमें क्या था, ब्रिटिश भारत का मतलब भारत हम ब्रिटिशर्स के अंदर ही थे, लेकिन एक पहला संविधान हमने बनाया जिसमें मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के वर्णन किया। उसमें उसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण की बात की गई और डोमेनियन स्टेटस के प्रावधान रखे गए। इन बातों को जब अधिनियम में पारित होता है
तो इसको आगे ले जाके अंग्रेजों के समक्ष रखा जाता था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, इसका मुस्लिम लीग ने, उस टाइम मुस्लिम लीग प्रबल हो चुकी थी और उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि हमें एक अलग देश चाहिए, शुरू हो चुकी थी ये बातें अंदर ही अंदर। तो भारत में ये सांप्रदायिकता का भावना उस समय शुरू थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस बात का विरोध किया और रियासतों के राजों के द्वारा भी इसका प्रबलतम विरोध किया गया था। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक सम्मेलन होता है, ये है 1928 में। फिर 1929 की बात चल रही है जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी तरह आज़ादी। फिर 1936 में फैजलपुर में एक सम्मेलन होता है। इससे पहले अगर आप लक्ष्मीकांत के अनुसार बात करेंगे तो 1934 में एम एन रॉय ने भारत में संविधान निर्माण की मांग की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1934 के बाद ही 1936 की बात आती है, जिसमें फैजलपुर सम्मेलन आयोजित, कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान निर्माण की ऑफिशियल घोषणा होती है 1936 में। 1934 में एम एन रॉय की भी ऑफिशियल मानी जाती है, लेकिन 1936 में जब कांग्रेस अपने उस मंच से घोषणा करती है कि भारत की संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा, तो इसको एक ऑफिशियल घोषणा मानी जाती है कि हाँ, अब कांग्रेस या फिर भारत इस तरह से आ रही है कि अब उन्हें आज़ादी चाहिए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इसी बीच 1939 से, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन मैं आपको डिटेल वाइज लेके चलती हूँ एक बार। 1939 से क्या होता है, अब हम 1939 से 1947 का एक घटनाक्रम जानेंगे कि अब तक जो संविधान सभा की मांग इतने सालों से चली आ रही थी, जिसको आप कह रहे हो 1895 से चल रही है, 1895 से अभी तक चलती आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा आपको बदलाव देखने को नहीं मिला। लेकिन अचानक ही 10 सालों में ऐसा क्या होगा कि भारत को आज़ादी भी मिल गई, भारत का संविधान का निर्माण भी हो गया, जो पिछले 20-30 सालों में नहीं हो पा रहा था। उसका कारण ये था 1936 में जब भारत कांग्रेस ने वहाँ घोषणा की फैजलपुर सम्मेलन में कि भारत को अब संविधान चाहिए, भारत का संविधान का निर्माण भारत की संविधान के सभा के द्वारा होगा। उसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के बीच में, और दो गुट बढ़ जाते हैं, देश पूरा वर्ल्ड दो गुटों में बढ़ जाता है। ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में है, लेकिन उसका हम एक उपनिवेश है भारत, तो भारत के ऊपर उसका प्रभाव आना लाजमी है, क्योंकि हमें इस बात का डर रहेगा कि अगर ब्रिटेन पे कब्जा हो गया तो भारत तो उपनिवेश का भी एक उपनिवेश बन जाएगा ना, भारत पे फिर क्या होगा, भारत का फ्यूचर क्या होगा। तो उसके लिए भारत में कांग्रेस में खलबली मचनी शुरू हो जाती है। तो उसी बीच में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड मंच पे ये बात कह दी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध का एक भाग है, इसी बात का विरोध करने के लिए कांग्रेस के मंत्रियों ने पूरी कार्यप्रणाली से अपने आप को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, और इस समय इस इस्तीफे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया था कि भारत आज मुक्ति दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे अभी एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे मुस्लिम लीग एक और दिवस सेलिब्रेट करेगा आगे जाके। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। ब्रिटिशर्स ये घोषणा कर देते हैं कि भारत भी इसका एक भाग है, और वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे हैं। भाग होने का मतलब क्या है कि भारत की यहाँ की जनसंख्या, भारत के यहाँ के सैनिक जाएंगे अब उस युद्ध में लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के मतलब साइड से लड़ने जाएंगे। तो मतलब नुकसान तो हमारा है ना, हमारा फ़ायदा क्या था, उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे सैनिक मरेंगे क्यों, क्योंकि हम एक उपनिवेश हैं किसी देश का, इस कारण से। इसीलिए अब इस चीज़ का विरोध होता है। इस चीज़ के विरोध में कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस के सारे मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। उसी बीच क्या हुआ, 1940 में फ्रांस की हार होती है, जर्मनी फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। तो भारत में इस चीज़ का डर फिर से शुरू होता है कांग्रेस के बीच में। इसी बीच में एक अगस्त प्रस्ताव आता है, क्योंकि हमें अब जल्दी से जल्दी हमारा संविधान का निर्माण चाहिए और पूरी सत्ता भारत को भारतीयों के हाथ में चाहिए। भारतीयों ने जब मना कर दिया कि हम तुम्हारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध का, ब्रिटिशर से सहयोग देने को पूर्णतः मना कर दिया। भारत के सैनिक उस समय कांग्रेस की अनुपालना के बिना या कांग्रेस के आदेश के बिना जाने को तैयार नहीं थे। पूरा देश एक ही था कि कांग्रेस ने कहा तो जाएंगे, नहीं कहा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुमत तो सिर्फ कांग्रेस के मंत्री रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। भारत का कोई भी देश के जनता का बहुमत तो रिप्रेजेंट कोई और नहीं कर रहा था वहाँ पर। जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस लिए, इस विरोध में, क्योंकि हमें वर्ल्ड वॉर का हिस्सा क्यों है, हमें क्या फ़ायदा इस चीज़ से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चोट भारत खा के देख चुका था। उस समय गांधी जी समझ चुके थे कि ऐसा करने से हमें कुछ नहीं मिला तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ नहीं मिलेगा। इस समय सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि ब्रिटिशर्स की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर हम उनसे पूर्ण स्वराज ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि हम किसी की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर उनसे फ़ायदा लें। लेकिन हाँ, उन्होंने इस तरह का प्रबल तरीके से रखा कि हमें भी हमारा संविधान चाहिए, तो हमें हमारा पूरा हमें पूरा स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए
हम तुम्हारा सपोर्ट तब करेंगे जब तुम हमें तुम्हारी स्वतंत्रता दे दोगे, सारा कामकाज हम खुद संभालेंगे, बाकी तुम कुछ मत करो। इसी क्रम में ब्रिटिशर्स ने भारत को संतुष्ट करने के लिए, भारत की राजनीतिक पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाती है। भारत भी इस खलबली में था कि भैया जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, किसी ना किसी दिन ब्रिटेन पर भी कब्जा कर लेगा, और वर्ल्ड मंच कह रहा था कि भैया तुम्हारा उपनिवेश है भारत, तो तुम देखो, तुम उसको जल्दी से अपने साथ मिलवाओ, वहाँ के सैनिकों को लाओ, ये करो। तो उन दोनों साइड से दबाव था। इस समय ब्रिटेन की हालत बहुत नाजुक थी, ठीक है। इस वजह से अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश को लाना पड़ा। इसमें क्या क्या आए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता और फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन, इन तीनों का पतन हो चुका था उस समय तक। ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि ब्रिटेन इस समय ये कंडीशन थी कि ब्रिटेन आज हारा और कल हारा। उन परिस्थितियों में भारत का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी रणनीति अपनाई। समझौतावादी मतलब कैसे? तुम हमारे साथ ये कर दो, हम तुम्हारे साथ तुम्हें सहयोग, तुम हमें सहयोग दे दो, हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, या फिर तुम्हें तुम्हारा संविधान सभा दे देंगे, तुम्हें कुछ अधिकार दे देंगे, ठीक है। इसमें इसमें भी इन्होंने एक पेच रखा था। इन्होंने अभी भी ये लोग पूरी तरह आज़ाद करने के लिए संतुष्ट, पूरी तरह मानने ही थे कि भारत को आज़ाद कर देंगे। इसी क्रम में बहुत सारे प्रस्ताव आएंगे, अभी आप देखेंगे इस क्रम में। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। ये अगस्त में हुई थी, इसलिए अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। वायसराय का नाम आए तो आपको याद रखना है, लिलिथगो था उस टाइम वायसराय। 8 अगस्त 1940। पीसीएस में कभी कभी डेट बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है, तो आपको डेट भी याद रखनी है, 8 अगस्त 1940, ठीक है। क्रम भी याद रखना है। पहला क्रम क्या आया था? 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रावधान आए थे? भारत के लिए इसमें डोमिनियन स्टेट इनका मुख्य लक्ष्य था। भारत को पूर्ण स्वराज नहीं मिला था अभी तक भी ये लोग डोमिनियन स्टेटस की बात पर ही अटके हुए थे। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, मतलब भारतीयों को सम्मिलित करना इनका मेन फोकस था, कि भारतीय जैसे न तैसे मान जाएं हमारे साथ सहयोग करने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जब तुम हमारे साथ सम्मिलित हो जाओगे तो युद्ध की एक सलाहकार परिषद बनाएंगे, जिसको हम राष्ट्रीय रक्षा परिषद का नाम भी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? युद्ध के उपरांत, मतलब जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। मुख्यतः भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपरेखा सुनिश्चित, मतलब ये था कि तुम हाँ आज़ाद हो जाओ, जब हमारा युद्ध खत्म हो जाएगा तुम्हें संविधान सभा बना लेना, और संविधान सभा में मुख्यतः तुम ही लोग रहोगे, और संविधान ऐसा होगा कि उसमें अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा होगी। इन्होंने अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा क्यों बोला? क्योंकि इन्हें लीग का समर्थन भी चाहिए था उस समय। लीग का समर्थन ये तभी पा सकते थे जब अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, है ना। तो इन्होंने फिर से अल्पसंख्यकों की बात एक बार दोहराई। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, राज्य से संधि, अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधि निकाय भी बनाया जाएगा। एक तरीके से अल्पसंख्यक को इस तरह से फिर दोबारा ये लोग अल्पसंख्यक के लिए एक पॉइंट लाते हैं, क्योंकि ये लोग लीग को संतुष्ट करना चाह रहे थे। लीग एक देश के अलावा किसी भी बात से संतुष्ट होने को तैयार ही नहीं था। लीग का मानना ये था। अल्पसंख्यकों के लिए आश्वस्त किया कि सरकार ऐसी संस्था का शासन सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो, मतलब संस्था, जो ब्रिटिश सरकार है वो उसी इंसान को सत्ता सौंप की जाएगी जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सशक्त हो, जो तुम्हारा हित का ध्यान रखे, जो तुम्हारा ध्यान रख सके, या फिर तुम्हें ही सौंप जाए। मतलब हल्का हल्का अंदर से हिंट तो इसी चीज़ का था ना, तो लीग इस बात से आश्वस्त हो जाती। लेकिन लीग को तो अलग मुस्लिम देश ही चाहिए था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, मतलब उस तरह से विस्तार करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिससे कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा दिया था, ये वही परिषद है। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का इस तरह से इस्तीफा करेंगे। पांचवा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विस्तार कर देंगे। ये वही कार्यकारिणी परिषद है जिससे कुछ समय पहले कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था 1939 में, जब अंग्रेजों ने ये घोषणा की थी कि जो भारतीय हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हैं हमारे साथ। तो उन्होंने इस वजह से गुस्सा होकर इसमें से इस्तीफा दिया था, विरोध जता के अपना कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद से। तो ब्रिटिशर्स ने अगस्त प्रस्ताव में यही बात कही कि इस कार्यकारिणी परिषद से हम आपका विस्तार कर देंगे, मतलब इस तरीके से विस्तार करेंगे कि भारतीय बहुमत में आ जाएं। जब भारतीय बहुमत में आ जाएंगे तो निर्णय, उनका मानना ये था कि जब भारतीय बहुमत में आ जाएंगे तो निर्णय आप लोगों के ही रहेंगे, जब हम लोग कम रहेंगे तो। उन्होंने क्या बताया? 12 में से 8 हम भारतीय कर देंगे। लेकिन ये स्थिति इतनी आ चुकी थी कि अब भारतीय अब आज़ादी से कम किसी भी बात में संतुष्ट होने वाले नहीं थे। इसीलिए जो भारतीयों की प्रक्रिया क्या थी, गांधी जी अगर प्रतिक्रिया देखें कि इस प्रस्ताव के विरोध में या फिर इस प्रस्ताव के आते ही भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही, राष्ट्रवादी और ब्रिटिशर्स के बीच में खाई और बढ़ गई, कम होने की बजाय खाई और बढ़ गई, क्योंकि भारतीय अब सिर्फ चाहते थे स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा, लीग का क्या इस पे स्टैंड था? लीग
सिंपल बात थी, वो मुस्लिम देश के अलावा किसी भी बात से संतुष्ट होने वाले थे ही नहीं। इसमें अलग मुस्लिम देश की बात नहीं होने की वजह से वो नाराज़ हो गए। अब आप एक बार रिकॉल कर लो कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बात थी। अगस्त प्रस्ताव में आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो वॉयसराय लिनलिथगो के कार्यकाल में ये आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 8 अगस्त 1940 को ये आया था, इसको अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं हम। पहला, डोमिनियन स्टेटस इनका मुख्य लक्ष्य था। इनका मुख्य लक्ष्य पूर्ण आज़ादी नहीं था, इनका मुख्य लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस देना भारत के लिए। दूसरा, युद्ध के बाद अगर आप युद्ध में शामिल हो जाओगे तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद, युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना कर देंगे। फिर उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध के बाद तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, और जिसमें सारे के सारे भारतीय ही होंगे, और वही सुनिश्चित करेंगे कि भारत के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए। अखिल भारतीय सेवा मुद्दे, राज्य किस राज्य के साथ संधि करनी है, ये सब मुद्दे भारतीयों का पूर्ण अधिकार होगा कि भारतीय कैसे करना चाहेंगे। लेकिन ये प्रतिनिधि निकाय कब निर्माण होगा संविधान सभा के लिए, ये युद्ध के बाद होगा, अभी नहीं। हर चीज बाद में टाल रहे हैं, आप अभी साथ दे दो, हम बाद में देख लेंगे। दूसरा, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, हम ये शासन किसी भी सत्ता को नहीं सौंपेंगे जो आपके विरुद्ध हो। ठीक है। अगला इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा भारतीय ही रहें, इसके लिए संतुष्ट करने के लिए उन्होंने बात कह दी कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर देंगे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की कहीं बात नहीं दोहराई, पहला डोमिनियन स्टेटस बोला जिससे भारतीय नाराज हुए। दूसरा, इन्होंने क्या कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण करेंगे, इस बात से भारतीय नाराज थे। तीसरा, लीग का तो सिंपल मुद्दा था, तुमने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए आश्वस्त तो कर दिया, लेकिन हम आश्वस्त तभी होंगे जब एक अलग मुस्लिम देश का निर्माण होगा। तो यहाँ मुस्लिम देश के निर्माण की कोई बात नहीं थी, इसलिए लीग, इस लाइन से लीग नाराज हो जाती है इस पॉइंट से। जो पांचवा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर देंगे। भैया हमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद चाहिए ही नहीं थी, भारतीयों को तो भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। हम अपने आप देख लेंगे कि हमें कितने भारतीय रखने हैं और कैसे कैसे रखने हैं। तो कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से तो संतुष्ट होने वाले थे ही नहीं। ठीक है। अब जब ये असंतुष्ट हो जाते हैं भारतीय, ये प्रस्ताव खारिज हो जाता है, कोई काम नहीं करता, नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। ये एक तरीके से समझौता करने आता है भारत में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय लोगों के साथ समझौता करके या भारतीय राजनीतिक दलों के साथ समझौता करके उनका सिर्फ और सिर्फ सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम चल रहा था, लेकिन भारतीयों को ये था कि जापान जो था, जापान दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी पैठ बढ़ा चुका था। इसमें भारतीयों को डर लगने लगा कि कहीं वो भारत पे भी कब्जा ना कर ले। ये डर भारतीयों को भी था, ये डर ब्रिटिशर्स को भी था। तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे भाई अब तो मान जाओ, जब जापान यहाँ तक आ पहुंचा है तब तो तुम मान जाओ। इसके लिए इन्होंने क्रिप्स मिशन ले आए भारत में। भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक मिशन भेजा गया जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधारों के प्रस्ताव को लेकर आया था, लेकिन इसका सिंपल मुद्दा क्या था, सहयोग प्राप्त करना भारतीयों से। ये कुछ सुधार लेकर तो आया था, लेकिन उसमें ही जो पहले अगस्त प्रस्ताव था उसमें ही हल्का हेर फेर बदल करके लाया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो ब्रिटेन के वामपंथी नेता थे। वे तत्कालीन हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं ना लोकसभा, वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल थे, के युद्ध मंत्रिमंडल के मंत्री भी थे। इन्होंने भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय समर्थन दिया। उद्देश्य क्या था इसके आने का, भारतीयों के साथ राजनीतिक गतिरोध को रोकना। और भारतीय पक्ष अगर देखा जाए, तुरंत सत्ता का हस्तांतरण करो, युद्ध के बाद पूर्ण आज़ादी दे देना। हत्या का मतलब सत्ता का हस्तांतरण अभी कर दो, सब निर्णय अभी हम ले लेंगे, आज़ादी हम बाद में ले लेंगे युद्ध के बाद। लेकिन अब इसके प्रावधान क्या क्या थे, इसके अंतर्गत कहा गया युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर दिया जाएगा। फिर से डोमिनियन स्टेटस की उन्होंने बात दोहराई। ये लोग भारत को वो 3 मुद्दे देने को तैयार ही नहीं थे, रक्षा, बाहर से विदेशी संबंध, ये लोग भारत को अभी तक देने में मान ही नहीं रहे थे, चाहे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने के बाद भी। भारत किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं रहेगा। भारत अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल क्या है, कॉमनवेल्थ, जिसका हम आज भी सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ राष्ट्र कहलाते हैं। तो संबंध विच्छेद चाहे तो कर भी सकता है, इसमें ये बात कह दी गई। भारत की इच्छा है वो कॉमनवेल्थ में रहे या उसे विच्छेद कर ले। युद्ध के उपरांत प्रभुत्व स्थिति वाला भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। यह संघ राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उस टाइम यूएन का निर्माण हो चुका था 1945 तक, तो ये यूएन के संबंध भी चाहे तो रखे, चाहे स्वतंत्र रहे, सब चीज़ स्वतंत्र। लेकिन डोमिनियन स्टेटस इन्होंने ऐसी बात कह दी जहाँ किसी भी बात का जो अर्थ है वो निरर्थ हो जाता है कि तुम कुछ भी हमें आज़ादी दे दो, वो आज़ादी रहती ही नहीं है जब तुमने हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया,
है ना। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, मतलब संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन कर देंगे, जो अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होंगे और जो रियासतों से मनोनीत होंगी। यहाँ इन्होंने फिर पेच फहराया कि तुम्हारी संविधान सभा का निर्माण तो कर देंगे, जिसमें से जो सदस्य होंगे, कुछ सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से आ जाएंगे, जिनका निर्वाचन कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो रियासतों से आएंगे, जो थोड़े से रियासतों से आएंगे, वो मनोनीत होंगे। भाई क्यों, रियासतों से आने वाले भी निर्वाचित होने चाहिए। अगली बात, यदि कोई प्रांत या देशी रियासत संघ में शामिल होने की इच्छुक नहीं है तो वो अपना अलग संविधान बना सकती है। ऐसे अगर कल को मध्य प्रांत या फिर राजस्थान, उस टाइम पे जिस मध्य प्रांत एमपी को कहते हैं, 4 राज्य ऐसे थे जिन्होंने इतना आज़ादी ना होने के बाद भी बोला था कि हम भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। अगर ये उस टाइम पे लागू हो जाता तो भारत एक विभाजन का दर्द नहीं झेल पा रहा था, तो भारत को कितने विभाजन देखने पड़ते इस लाइन के। तो यहाँ पे संतुष्ट होने की तो बात थी ही नहीं कि तुम यहाँ पे फूट डाल के जा रहे हो कि अगर कोई प्रांत, मतलब मान लो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंगाल, असम, कोई भी चाह रहा है कि मुझे भारत में शामिल नहीं हो रहा, या देशी रियासत तक भी चाह रही है छोटी से छोटी कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना है, इच्छुक नहीं है संघ में सम्मिलित होने का, तो वो अपना अलग संविधान बना लो। तो तुम्हें एक जो मतलब समझ लो बिहार जाने के लिए या यूपी जाने के लिए वीज़ा लेके थोड़ी ना जाते, है ना। तो भारत इतने संघों में बढ़ जाता अगर ये उस टाइम पे अप्लाई हो जाता। तो ब्रिटिश सरकार संविधान बनाने वाले निकाय को सत्ता हस्तांतरित करते समय इस बात पर ध्यान रखेगी कि उस संविधान की नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया जाए। अब यहाँ पे फिर लीग को संतुष्ट करने की बात की गई कि हम ऐसे निकाय को सत्ता हस्तांतरित करेंगे जहाँ पे अल्पसंख्यकों के जो हित हैं वो सुरक्षित रह सके। अगला, चलो सुरक्षित रह लिए, लीग तो एक बात पे टिकी हुई थी कि मुझे एक अलग देश चाहिए। इस दौरान भारत की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की रहेगी, गवर्नर जनरल की शक्ति यथावत बनी रहेंगी। मतलब जो भी पीरियड रहेगा, ब्रिटिश सरकार अपनी जिम्मेदारियां, रक्षा की जिम्मेदारी तो ब्रिटिश सरकार की रहेगी भारत की। तो ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ाद किस तरीके से कर रही थी अगर वो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद रख रही हैं, और गवर्नर जनरल को वो यथावत ही रख रही है उसकी शक्तियाँ। जो गवर्नर जनरल आज उस समय भारत में मौजूद था, उसकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। भारत की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास। एक बार रिपीट करते हैं इसको, है ना। पहला क्या बोला उन्होंने, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तुम्हें युद्ध के बाद, ठीक है। उसके बाद तुम बाहर से किसी से भी कैसे भी संबंध बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तुम राष्ट्रमंडल में रहो चाहे मत रहो। भारतीय संघ युद्ध के बाद किसी भी यूएन में, किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी निकाय में जाना चाहे ना जाना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र है, ठीक है। युद्ध के बाद संविधान निर्माण गठन कर दिया जाएगा जो तुम्हें, जिसमें से जो कुछ सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं से आ जाएंगे, जिनका निर्वाचन कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। और जो थोड़े बचे रियासतों से आएंगे उनको मनोनीत करके आएंगे वो रियासतों से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि प्रांत और देशी रियासत के संघ में शामिल होने की इच्छा है, कि प्रांत और देशी रियासत को चाहे और शामिल हो, नहीं चाहे तो वो अपना एक अलग संविधान बना ले। फिर उसके बाद इन्होंने कही कि ब्रिटिश सरकार संविधान की जो सत्ता का हस्तांतरण है वो ऐसे हाथों में करके जाएगी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा सके, लीग को संतुष्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने कही कि भारत की रक्षा की जिम्मेदारी तो ब्रिटिशर्स की रहेगी, और गवर्नर जनरल की जितनी भी शक्तियां हैं वो जैसे की तैसी है वैसे की वैसे ही बनी रहेंगी। मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त नहीं करा इन्होंने। अगला, कि भारत की सुरक्षा का दायित्व तो अंग्रेजों के पास ही रहेगा युद्ध के बाद भी। अब इसमें प्रतिक्रिया क्या आती है, नए संविधान को स्वीकारने में 2 शर्तें। जिन प्रांतों या रियासतों को संघ में शामिल होना है, दिक्कत किन किन पॉइंट्स से ज़्यादा रही, वो ये थे कि शामिल होना है तो हुए, नहीं होना तो अलग संविधान बना सकेंगे। कैसे बना सकेंगे, ऐसे तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा का मुद्दा संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मुद्दे समझौते से सुलझाएंगे। हाँ, इन्होंने एक और बात कही थी, अल्पसंख्यकों की जो रक्षा का मुद्दे हैं उसको जो रखा, जो मतलब अगर अल्पसंख्यकों को लगता है कि हमारे यहाँ पे रक्षा नहीं हो पा रही है, अगर कोई ऐसा पॉइंट निकलता है तो वो संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार मिलकर सुलझाएंगे आपस में, है ना। तो इन चीज़ों से प्रॉब्लम हुई थी इन 2 पॉइंटों से कि ब्रिटिश सरकार क्यों यहाँ पे एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है आज़ादी के बाद भी। अब असफलता के कारण जान लेते हैं कि इस मिशन की असफलता क्यों हुई। पहली बात, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अगला, देशी रियासतों से निर्वाचन चाहिए, उनसे मनोनयन क्यों है। तीसरा पॉइंट, प्रांत क्यों अलग होंगे और संविधान क्यों बनाएंगे अपना अलग होके। चौथा, गवर्नर जनरल भारत में इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगा। भारतीय चाह रहे थे कि वो सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख रहे, संवैधानिक प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति, और वो भी जब तक के लिए जब तक राष्ट्रपति का पद सृजित नहीं हो जाता है।
कि उसको सिर्फ वो भारतीय मंत्रिमंडल या संविधान सभा जैसा उसको काम करने को कहे वो वैसा करे। ऐसा नहीं कि उसके मन में जो हो वो संविधान सभा करे। संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये होता है कि जैसे कि संविधान सभा चाहेगी वैसा गवर्नर जनरल उस जगह पे साइन करेगा। बस संवैधानिक प्रमुख इतना पॉइंट होता है। महात्मा गांधी जी ने तो क्रिप्स मिशन को ऐसा कह दिया था कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। ये एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक खुद दिवालिया होने वाला है। मतलब ब्रिटिश खुद जर्मनी के हाथों हारने वाले हैं और हमें एक ऐसा चेक दे रहे हैं कि युद्ध के बाद तुम्हें ऐसा ऐसा कर देंगे। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि आज साइन कर दिया, कल इसमें से कि हमने आज साइन किया, मान लो आज 2 3 5 फरवरी 6 फरवरी है, मैंने साइन किया कि तुम 10 फरवरी को उसमें से पैसा निकाल लेना। भैया पता ही नहीं 10 फरवरी तक ये बैंक रहेगी कि भी नहीं रहेगी, 10 फरवरी को पैसा कैसे निकलेगा इस बैंक से। यही बात थी कि उन्होंने ये कहा कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा प्रस्ताव है, एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक खुद दिवालिया होने वाला है। अब जब इसकी असफलता होती है तो ब्रिटिशर्स पे और दबाव बन जाता है और उसके बाद ब्रिटेन में सरकार का परिवर्तन होता है। इससे पहले ब्रिटेन में सरकार थी चर्चिल की, वो सरकार गिर जाती है, सरकार बनती है एटली की। एटली की फिर घोषणा आती है जब इतने प्रस्ताव भारत से असफल होकर चले जाते हैं तो जब उन पर विश्व का दबाव भी बनने लगता है कि तुम इनको सम्मिलित नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो 1940 से 1945 आ चुका, 5 साल हो चुके। 5 साल में वो भारतीयों को, राजनीतिक दलों को अब तक संतुष्ट नहीं कर पाए हैं अपने साथ सम्मिलित करने के लिए, और वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो इस वजह से उन पर दबाव बनता है। इसी कारण सरकार बदलती है ब्रिटेन में और सरकार बनती है एटली की। और उसी टाइम 1945 में घोषणा आती है, एटली घोषणा, है ना। इसमें क्या था, भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने या ना रहने की उनकी आज़ादी है, एटली घोषणा कहती है ऐसा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से परिचित हैं हम, जो हर प्रस्ताव में एक ही राग आलाप रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ऐसे हाथों में सौंपा जाएगा जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एटली की घोषणा में क्या आता है, हम अल्पसंख्यकों के हितों से परिचित हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों के हितों में बाधा भी नहीं बनना चाहते। मतलब इतना है कि भारतीय जो हैं वो थोड़ी मुट्ठी भर लीग के कारण वो भारतीयों की आज़ादी प्रभावित ना हो। ठीक है, इसी क्रम में एटली की घोषणा के इसी क्रम में एक 3 सदस्यीय मिशन आता है जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें 3 लोग थे, क्रिप्स, वही वाला क्रिप्स जो पहले क्रिप्स मिशन आया था, फिर आता है पैथिक लॉरेंस, फिर तीसरे हैं अलेक्जेंडर। ये पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। एक बार समझे आप, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। क्रिप्स मिशन जब असफल हो जाता है और जब वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ख़राब होने लगता है तो ब्रिटेन में सरकार गिरती है चर्चिल की और नई सरकार बनती है एटली की। एटली घोषणा करते हैं 1945 में, जिसे हम एटली की घोषणा भी कहते हैं। उसमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मान्यता मिलती है और ब्रिटिश सरकार के अधीन रहें या ना रहें ये भारत को आज़ादी दे दी जाती है। दूसरा पॉइंट, अल्पसंख्यकों के हितों से परिचित हैं हम, लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के हितों में बाधा नहीं बनेंगे, ये भी हम नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में एटली 3 सदस्यीय दल भेजते हैं भारत में, जिसको हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। उनमें जो 3 सदस्य हैं वो क्रिप्स रहते हैं, उनकी ही कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य थे क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा अलेक्जेंडर। इनके अध्यक्ष जो रहते हैं वो पैथिक लॉरेंस रहते हैं, 2 सदस्य अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है, मकसद क्या था इस मिशन का, शासन की सत्ता को पूरा हस्तांतरित कर दो और योजना और उसके बारे में चर्चा करना कि हम तुम्हें हस्तांतरित कर देंगे, लेकिन कैसे कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा होती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात आती है, इसने साफ साफ अस्वीकार कर दिया कि संप्रभु पाकिस्तान नहीं होगा। अब यहाँ हमें जानने की बात यह है कि ब्रिटिश जब छोड़ रहे थे भारत को तो वो नहीं चाहते थे कि भारत को इतने सांप्रदायिक स्तर पर ख़राब करके छोड़ दिया जाए कि बाद में उनकी भी प्रेस्टीज खराब हो। उन्होंने जब तक भारत में थे तब तक इस चीज़ का खूब यूज़ करा, सांप्रदायिकतावाद का। सांप्रदायिकतावाद उनके ही द्वारा पनपाया गया है, उनके ही द्वारा उपजाया गया है हर जगह पर। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तब बहुत सारे ऐसे एक्ट पढ़ोगे जिसमें सांप्रदायिकतावाद को उनके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। लेकिन अब इस जब छोड़ने का समय आ रहा था तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रेस्टीज इस तरह से खराब हो कि उन्होंने एक देश को हथियाया और उस देश को 2 भागों में बांट के चले आए। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन में इस बात को साफ साफ कहा गया कि हम संप्रभु पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, भारतीय संघ में दो प्रांत शामिल होंगे, एक ब्रिटिश प्रांत, दूसरा देशी रियासत। दोनों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। और जो 3 मुद्दे जिनको वो आज तक देना नहीं चाह रहे थे वो आखिरकार कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीयों को सौंप दिए जाते हैं। विदेश,
रक्षा और संचार विभाग चलाने की शक्ति अब भारतीय संघ के पास होगी। या संघ से मतलब भारतीय संघ है, अब संघ के पास होगी। संघ की कार्यपालिका और विधायिका दोनों होंगी, मतलब विधायिका कानून का निर्माण करेगी और कार्यपालिका उसे लागू करेगी, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना था। सांप्रदायिक मुद्दों पर उन समुदायों के उपस्थित सदस्यों का बहुमत और कुल संख्या के उपस्थित सदस्यों का बहुमत फैसला करेगा। जो क्रिप्स मिशन में उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक अगर मुद्दे उठते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठ रहे हैं, तो उनका फैसला कौन कर रहा था? संविधान सभा। और दूसरा पार्टी कौन थी? ब्रिटिश सरकार। या उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को हटा दिया। इन्होंने कहा सांप्रदायिक मुद्दे अगर उठते हैं फ्यूचर में, तो उनका निपटारा कैसे होगा? जो मतलब उस समुदाय के सदस्य हैं उनका बहुमत, जो उस दिन उपस्थित हैं उनका बहुमत, और दूसरा जितने भी कुल सदस्य उपस्थित हैं उनका बहुमत, ये फैसला करेगा। मतलब उस समुदाय और उस दल पूरा पे उस पे सभा पे संविधान सभा पे छोड़ दिया गया ये मुद्दा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। छठा, संघ सूची के विषय प्रांतों को, संघ सूची के विषय के अलावा प्रांतों को अपशिष्ट शक्तियों के पास, शक्तियों पर भी कानून निर्माण करने की प्रांतों के पास पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है। प्रांतों को यह दायित्व भी दिया गया कि वे अलग शासन समूह बनाए। प्रांतों के विभिन्न 3 समूह बनाए गए। उन्होंने प्रांतों को 3 भागों में 3 समूह बना के बांट के गए हैं, समूह ए, समूह बी, समूह सी। ठीक है। इस विषय में निर्णय वो प्रांतीय मंत्रिमंडल पर सौंप दिया कि इनके आधार पर वो 3 समूह में कुछ भी बांटे, कैसे भी रखे। 3 समूह में कौन सा था? पहले समूह में उन्होंने रखा मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। दूसरे में उन्होंने रखा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। और तीसरे में उन्होंने बंगाल और असम को रखा। और शेष विषय जो भी थे वो प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दिए गए। इसके बाद क्या हुआ? योजना के कार्यान्वयन के बाद, मतलब जितनी भी योजना अगर कभी फ्यूचर में बनेंगी तो उसके 10 वर्ष पश्चात प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा उन धाराओं पर पुनर्विचार करेगी। और 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचन होगा। मतलब संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया भी इसमें लिखी गई। मतलब उसमें इन्होंने ये बोला कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। इसी प्रकार जब बांटे तो टोटल जो बनी वो 389 सीटें बनी, है ना। 389 सीटों में जो 292 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को अलॉट की गई, इसी क्रम में 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर, है ना। और जो 4 थे वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से आ रहे थे। अब 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत देख लो, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मेरवाड़ा और बलोचिस्तान। ये 4 आपके चीफ कमिश्नरी थे। इन 4 सब में से एक एक सदस्य आना था। दिल्ली से, कुर्ग यानी कर्नाटक से, अजमेर मेरवाड़ा जिसको आप आज कहते हो ना केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। आप चीफ कमिश्नरी को उस तरह समझ सकते हो कि चीफ कमिश्नरी का उस तरह रूप वही रहा था जो आज यूनियन टेरिटरीज का है। और ब्रिटिश भारत से 11 ब्रिटिश भारत थे, जिनमें से 292 सदस्य चुने गए थे। देशी रियासतों से जो सदस्य आ रहे थे वो मनोनयन द्वारा ही आ रहे थे। इन दोनों से निर्वाचित होकर आ रहे थे, पर इन देशी रियासतों जो 93 सदस्य थे वो मनोनीत करके आ रहे थे। आप 389 मतलब 389 सदस्यों का आपने बंटवारा समझा, कैसे कैसे बंटवारा हुआ। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए, 4 चीफ कमिश्नरी से आए, 93 सदस्य यानी 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से आ रहे थे, वो मनोनीत थे। मतलब जो भारत की संविधान सभा थी वो पूर्णतः निर्वाचित नहीं थी, कुछ मनोनीत थी, कुछ मनोनीत थी और कुछ निर्वाचित थी, है ना। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी से जो सदस्य थे वो निर्वाचन किया जाएगा। प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया था। जो छोटे हैं, अगर मान लो कोई राज्य अगर छोटा है तो उसमें क्या करेंगे, 2 राज्यों को मिलाकर वहां से एक सदस्य खड़ा कर देंगे। ये जो 292 थे ये इस तरीके से थे। अगर जो 2 छोटे छोटे अगर रह गए, मान लो किसी की 5 लाख है, किसी की 6 लाख है, तो दोनों को मिला के हमने एक सदस्य खड़ा कर दिया, इस तरह से। तीसरा, जो अगर इलेक्शन की बात आए, निर्वाचन तो हम समझ गए कि चलो निर्वाचित हो रहे हैं। निर्वाचित कैसे हो रहे हैं कि सामान्य 3 भागों में बांटा सदस्यों को। आम जनता, दूसरा मुसलमान, तीसरा सिख। आम जनता में आप सारे कास्ट सम्मिलित कर सकते हो, है ना। ये तीनों अपने अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे। मतलब सिर्फ नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है वो जनरल कैंडिडेट को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, सिख सिख को वोट करेगा। ऐसे करके जो सदस्य आए, निर्वाचन इस तरीके से हुआ। उस समय कांग्रेस चाह तो ऐसा रही थी कि बिल्कुल वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव हो, सभी वोट डालें, सबको वोट डालें। पर ऐसा होना मुश्किल इसलिए हो रहा था, इस कॉन्सेप्ट को आप भी समझिए कि 1945-46 तक की बात आ चुकी थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत पीक पे था, भारत भी डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर नीचे करते करते कभी हमें ये भी दिक्कत आ जाए कि आज़ादी मिलना ही प्रॉब्लम हो जाए, फिर हम जापान या जर्मनी से ही लड़ते रह जाएं, उनका ही यहाँ पे अधिकार ना हो जाए।
वर्ल्ड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इस बात का डर ब्रिटेन को भी था। इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात बहुत जल्दी तीसरे ही आपको प्रस्ताव में देखने को मिल गई। और भारत भी इस बात पर डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। इसीलिए भारत निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी इसमें संतुष्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। मनोनयन की बात थी देशी रियासतों पे, इससे पहले भी मनोनयन की बात कही थी क्रिप्स मिशन में, जिस पे भारत नहीं माना था, लेकिन अभी मान गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार का ही सोचा था कि वयस्क मताधिकार पे करेंगे नेहरू ने, पर वो नहीं हो पाया। तो जैसा हुआ उन्होंने वैसा उस समय अपना लिया। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे था वही मैं बता रही थी कि 3 भागों में जनसंख्या को पूरी बांटेंगे, पहले सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। सामान्य सामान्य को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, सिख सिख को वोट देगा, ऐसे करके सब जने संविधान सभा में पहुंचेंगे। ठीक है। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, मतलब इन्हीं सभी सिफारिशों के आधार पर काम पूरा होता है। और जुलाई 1946 में 1946 में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इसके नतीजे क्या होते हैं? इनमें 208 सीटें कांग्रेस में जीतती है, 73 सीट लीग जीतती है और 15 सीट अन्य को मिलती है। अन्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा करवाया गया। इस बीच क्या होता है कि अंतरिम सरकार का गठन होता है। जब संविधान सभा शुरू हुई और उसके बीच, शुरू होना मतलब ये तो निर्वाचित हो गए, लेकिन उसके बीच हम एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं जो डेली रोजमर्रा के कामों को भी हल करेगी, डेली प्रशासनिक कामों को हल करने के लिए अंग्रेज एक ब्रिटिश सरकार एक अंतरिम सरकार का गठन करते हैं भारत के लिए। और कॉमनवेल्थ में रहे ना रहे, इन्हें उसी समय भारत को ले लेना था कि रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। इस अंतरिम सरकार में क्या हुआ? इस अंतरिम सरकार से लीग ने जो सिफारिशें आई थी, जो जून 1946 में अंतरिम सरकार का आमंत्रण हुआ, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही जब इलेक्शन पूरा हुआ तो अंतरिम सरकार का आमंत्रण होता है, जिसमें 14 सदस्य थे। 5 आए थे कांग्रेस से, 5 आए थे लीग से, 5 सिख, 5 कांग्रेस, 5 लीग, एक सिख, एक पारसी, एक जैन, ऐसे करके 14 सदस्य पूरे होते हैं। लेकिन इसमें लीग असंतुष्ट होकर भाग जाता है इसी समय पे, अंतरिम सरकार का जब निर्माण हो रहा था। और ये मुद्दा क्या था? लीग का मानना था, जब कांग्रेस पार्टी ने जाकिर हुसैन को इस पांच अपने जो 5 सदस्य थे उसमें से जाकिर हुसैन को खड़ा कर दिया, तो लीग का ये कहना था कि मुस्लिम सदस्य सिर्फ लीग से ही खड़े हो सकते हैं और लीग से ही उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी और पार्टी से नहीं। तो इस बात पे असंतुष्ट होकर लीग इस अंतरिम सरकार को छोड़कर चली जाती है बीच में, काम अटक गया। फिर क्या होता है? वॉयसराय 12 अगस्त 1946 को दोबारा नेहरू को आमंत्रित करते हैं कि चलो लीग आता है आए, नहीं आता है नहीं आए, लेकिन अंतरिम सरकार बनाओ, खत्म करो। क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स भी परेशान हो चुके थे, लीग हर जगह छोड़ छोड़ के भाग रहा है, कभी किसी बात को मान रहा है नहीं मान रहा है, सिर्फ एक ही मुद्दे पे अड़ा हुआ है कि उन्हें देश की आज़ादी चाहिए। तो इस समय वायसराय ने परेशान होकर, उनके लिए जरूरी थी लीग, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान कोई भी नहीं हो रहा था उस समय, हो पा रहा था कि इतना ज़्यादा परेशान कैसे कोई कर सकता है कि हर जगह छोड़ छोड़ के भाग जाना, हर चीज़ पे चिढ़ जाना। अगर एक मुस्लिम को कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया तो उसी बात पे चिढ़ जाना। तो उसी बात पे वो चिढ़ गए, तो उन्होंने कही नेहरू तुम आओ, तुम सरकार बनाओ। तो नेहरू को आमंत्रित करते हैं 12 अगस्त 1946 को, आओ बिना लीग के तुम सरकार बनाओ, 12 सदस्य रखते हैं अंतरिम सरकार में। तो ऐसे करते हैं, 16 अगस्त को अंतरिम सरकार बनती है। जब बात हुई इस बात पे, 16 अगस्त को जब 12 लोगों की लिस्ट बाहर आई, उस समय लीग ने क्या किया, इसका विरोध करते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। लीग ने एक पहले दिवस मनाया था जिसको मैंने बताया था मुक्ति दिवस बनाया था, जिस समय कांग्रेस ने इसी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, वायसराय की कार्यकारिणी से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय अब युद्ध में शामिल है। तो उस समय कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो उस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। जब आज वायसराय की उसी कार्यकारिणी ने नेहरू को आमंत्रित किया अंतरिम सरकार बनाने के लिए और बिना लीग के हुआ, तो उस समय उन्होंने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। इसी क्रम में इससे कुछ भी नहीं हुआ, फिर बाद में अपने आप आके लीग मिल गई और सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी। इसमें लीग शामिल भी हो गई थी और लीग के एक सदस्य लियाकत अली खान के नेतृत्व में शामिल हुई थी, और लियाकत अली खान वित्त मंत्री भी बने थे इस अंतरिम सरकार में। फिर 20 फरवरी 1940 को एटली की घोषणा आती है कि एटली दोबारा घोषणा करते हैं, उसमें कहते हैं कि जून 1948 तक हम भारत को पूरी तरह आज़ाद कर देंगे और हमारा जो शासन है ब्रिटिश भारत का वो ख़त्म हो जाएगा जून 1948 में। हमारा काम, मतलब एक्सपेक्टेड डेट रख देते हैं कि हमारा काम जून 1948 तक भारत में ख़त्म हो जाएगा, हम भारत को आज़ाद करके चले जाएंगे वापस में। अब इसी क्रम में जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं माउंटबेटन। तो माउंटबेटन एक योजना लेके आते हैं
3 जून को ये योजना लाते हैं, तो इस योजना का नाम 3 जून की योजना भी आ जाता है। कहीं कहीं आपको नाम ये मिलेगा 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना। इसी क्रम में इसमें क्या बोलते हैं कि भारत का विभाजन की राय ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दे देते हैं। जो सरकार बनेगी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया प्रदान किया जाएगा। दोनों सरकार को संप्रभुता है और स्वायत्ता है कि वो जैसे चाहे अपने देश की संविधान सभा बनाए। मतलब माउंटबेटन योजना क्या आती है, माउंटबेटन जब लीग इतना परेशान करती है, इतना करती है, तो एंड में इसको एक, आप सुनेंगे कभी इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में कि वहाँ 2 देशों का बंटवारा होता है, तो उसके लिए एक योजना आई थी। एक ये योजना थी माउंटबेटन योजना, 3 जून की योजना, जिस योजना से भारत और पाकिस्तान का आखिरकार बंटवारा कर दिया गया। 3 जून को आती है योजना कि ठीक है, दोनों देश अपनी अपनी सरकार बनाओ, अपनी अपनी संविधान सभा बनाओ, और उसको कुछ समय के लिए हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और दोनों देशों को पूरी पूरी संप्रभुता है, स्वायत्ता है, जैसे चाहे वैसा अपना संविधान बनाओ। और लेकिन इसका आधार क्या रखा गया, जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी जगह पर जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, और भौगोलिक स्थिति और लोगों की मर्जी इसमें विभाजन का आधार रखी गई। भौगोलिक स्थिति ऐसे कि जहाँ पे मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा थी, मतलब पाकिस्तान वाला जो इलाका, जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान बंटवारे हुए, इन 2 जगह पे ही मुसलमान बहुसंख्यक थे। इन दोनों को ही काट के पाकिस्तान बना दिया गया भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। और दूसरा, लोगों को यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि लोगों की स्थिति के आधार पर यहाँ भारत पाकिस्तान का बंटवारा माउंटबेटन योजना द्वारा हो जाता है। माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार की ओर से आते हैं और ये राय देते हैं कि अब एक नहीं 2 सरकारों का निर्माण है। दोनों सरकारों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देते हैं, दोनों को अपनी संविधान बनाने का अधिकार देते हैं, जाओ अपना अपना संविधान बनाओ, अपनी अपनी संविधान सभा बनाओ, और संप्रभुता और स्वायत्ता मिल जाती है दोनों को। और भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही विभाजन होता है, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक रह रहे हैं वहाँ वहाँ उस इलाके को बांट कर पाकिस्तान कह दिया जाता है। इसी क्रम में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान नाम के 2 इलाके पाकिस्तान नाम को भरते हैं, और फ्यूचर में जाकर इनकी भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा होने की वजह से और कुछ और कारणों की वजह से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 देश और उभरते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। कल से हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कि उसमें क्या क्या आता है, और अब संविधान सभा आगे कैसे कैसे काम करेगी, कल हम वो पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ लिया कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान का निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, कि हमें हमारी आज़ादी कैसे मिली। आज हमने ये जाना, कल हम ये जानेंगे कि संविधान सभा अब हम निर्मित कर चुके हैं, अब हम 2 देशों के बंटवारे कर चुके हैं, हम अपनी संविधान सभा का निर्माण कर चुके हैं, उसका इलेक्शन करवा के लोगों को संविधान सभा में भी पहुंचा चुके हैं। कल हम जानेंगे कि अब ये लोग पहुंच के वहाँ काम किस किस तरीके से करते हैं, और क्या क्या नियम जो हैं, जो जो हमारा संविधान है किस तरीके से अस्तित्व में आता है, किस किस सदस्य की भूमिका रहती है, कल अब हम वो जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।